बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक ही दोस्त थी जिसकी शादी बड़े अमीर घराने में हो गई। मैं चूंकि गरीब घर की बेटी थी, इसलिए मुझे अच्छे रिश्ते के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा। फिर एक दिन मेरी दोस्त घर आई और कहा कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता लाई हूँ, लेकिन उनकी एक ही शर्त है। मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने फौरन हाँ कह दी। निकाह के बाद मेरे दोस्त ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारे शौहर की बस एक ही शर्त है, तुमने ससुराल जाकर 1 साल तक अपने कमरे में बंद रहना है और तुम्हारा शौहर जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम लाइट बंद कर दोगी और उसकी शक्ल नहीं देखोगी। ससुराल आने के कई महीनों तक मैं इस शर्त पर कायम रही, मगर एक रात मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। जब मेरा शौहर मेरे पास आने लगा, उसी वक्त मैंने लाइट जला दी और अपने शौहर की तरफ देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो खुद ही मेरी दोस्त। मेरा नाम इरम है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरा बाप मामूली सा मैकेनिक था, जबकि मेरे भाई सारा दिन आवारा गर्दियां करते रहते थे। मेरे वालिदैन उन्हें सारा दिन कोसते रहते थे, क्योंकि ये उनके कमाने के दिन थे। मगर मेरा बूढ़ा बाप कमा रहा था। मैं भी ये देखकर बहुत करती थी, मगर वो मेरी बात कहाँ सुनते थे। उन्हें तो बूढ़े बाप पर भी रहम नहीं आता था। वो बेचारा सारा दिन काम करता था और ये निकम्मे चारपाइयाँ तोड़ते थे। ऐसे में मेरा दिल जलता तो मैं अपनी दोस्त नाजिया के घर आ जाती थी। नाजिया मेरे बचपन की दोस्त थी। हम एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे। नाजिया का बाप दफ्तर में एक अच्छे ओहदे पर था, जबकि उसका इकलौता भाई बाहर मुल्क पढ़ने गया हुआ था। जब मैं कॉलेज से फ्री हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे आगे पढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई थी। जबकि नाजिया ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वो आगे पढ़ने लगी। मैं उसके घर जब भी आती थी मेरा दिल बहल जाता। वो मेरी अच्छी दोस्त थी। मैं अपने दिल की सारी बातें उसके साथ शेयर कर लेती थी। ऐसी एक दिन मैं नाजिया के घर गई तो वो बड़ी खुली खुली सी लग रही थी। मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया, इरम, मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक है और उसका ताल्लुक बड़ी अमीर फैमिली से है। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई, लेकिन सच तो ये था कि मैं दिल ही दिल में ये खबर सुनकर बुझ गई थी। मैं घर आई तो अम्मी ने मुझसे मेरी उदासी का सबब पूछ लिया। अम्मी, मेरी दोस्त नाजिया का रिश्ता हो गया है। लड़का बहुत खूबसूरत और अमीर है। ये सुनकर अम्मी हंस दी और कहने लगी, बेटी, तुम ये सुनकर क्यों उदास हो गई हो? नाजिया खुद बहुत अमीर घर की लड़की है। उसका रिश्ता किसी अमीर घर में ही होगा। हम जैसे घरों में हम जैसे मामूली हैसियत वाले लोग रिश्ता लेकर आती हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी और अम्मी को गुस्सा आ गया। इरम, तुम्हें इसलिए नाजिया के घर जाने से मना करती थी। तुम्हारी और नाजिया की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने आंसू साफ करने लगी। नाजिया मेरी दोस्त है। उसने कभी मुझे अपने से कम तर नहीं समझा। मैं क्यों उसकी खुशी पर उदास हो रही हूँ? वो मुझ में और खुद में कोई फर्क नहीं रखती। मुझे भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंसू उसकी खुशी बर्बाद न कर दें। यही सोचकर मैंने खुद को मजबूत कर लिया। अल्लाह चाहेगा तो मेरे लिए भी ऐसा सबब बन जाएगा। मैं अगली बार नाजिया के घर गई तो उसने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और मेरी गाल पर चुटकी काट कर कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। तुम मेरी इकलौती दोस्त हो जिसके साथ मैंने अपनी ये खुशी शेयर की है, मगर तुमको उस दिन के बाद ऐसी गई कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। नाजिया मुझसे इतना प्यार करती थी और मैं उसके अच्छे नसीब से जल गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नाजिया, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मगर तुम मेरे घर के हालात जानती हो। ये सुनकर नाजिया ने फिर से मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम फिक्र मत किया करो, देखना जल्द तुम्हारा भी इतना अच्छा रिश्ता आएगा। ये सुनकर मैं शर्मा गई। अच्छा, आओ मेरे बेड पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे जीजा जी की तस्वीर दिखाती हूँ। यह कहकर नाजिया मुस्कुराने लगी और फिर उसने मुझे अपने होने वाले शौहर की तस्वीर दिखाई। सच में वो लड़का किसी रियासत के शहजादे जैसा लग रहा था। कम उम्र और अमीर शौहर किसी नसीब वाली की किस्मत में लिख दिए जाती हैं। वाकई नाजिया बड़ी किस्मत वाली थी।
پھر کچھ دن بعد نازیہ ہمارے گھر آئی اور مجھے شادی کا کارڈ پکڑا دیا اور کہنے لگی چاہے آندھی آئے یا طوفان تم نے ہر حال میں میری شادی میں آنا ہے، بلکہ میں تو تمہیں اپنے ساس سسرال میں بھی لے کر جاؤں گی تاکہ تم میرا سسرال بھی دیکھ لو۔ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی جتنا بھی منع کرے گی میں تو نازیہ کی شادی میں ضرور جاؤں گی، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جس دن نازیہ کی شادی شروع ہوئی اسی دن ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گھر آ رہا تھا کہ پیچھے سے آتا ایک ٹرک انہیں کچل کر آگے بڑھ گیا۔ سڑک پر موجود لوگ انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے اور گھر آ کر ہمیں بھی اطلاع دی۔ اس وقت میں نازیہ کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر میں نے سب کچھ اتار پھینکا اور امی کے ساتھ ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ میں راستے میں دعا کرنے لگی کہ میرے باپ کو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہی تو ہمارا واحد سہارا تھا۔ نکمے بھائیوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ میرا باپ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا تھا اور وہ درد سے چلا رہا تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ جمع تھا وہ ہم نے اسپتال والوں کے حوالے کیا اور یوں ابو کا علاج ہونے لگا۔ ہم نے لوگوں سے ادھار لے کر اپنے باپ کو تو مرنے سے بچا لیا، مگر اس دن کے بعد ہماری زندگی بہت خوار ہو گئی۔ ہر وقت قرض خواہ ہمارے دروازے پر بیٹھے رہتے اور ہم ان سے منہ چھپانے لگے۔ میرا بڑا بھائی ابو کی جگہ پر کام کرنے لگا اور یوں ہمیں 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ یوں مشکل سے صحیح مگر وقت گزرتا گیا۔ میری شادی تو جیسے ایک خواب بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو غریب گھر کی لڑکی تھی، اس سے شادی کر کے ہمیں کیا ملے گا۔ یہی سوچ کر میں دن رات پریشان رہتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ابو کو کچھ ہو گیا تو میں تو سچ میں رول ہی جاؤں گی۔ میں رات دن اللہ سے دعا کرتی تھی کہ جس طرح اس نے نازیہ کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا تھا ویسے میرے لیے بھی بھیج دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد مجھے نازیہ یاد آ جاتی تھی۔ اس دن میں نازیہ کی شادی میں نہ جا سکی۔ یقیناً اس کی شادی ہو چکی ہوگی، شاید اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ تو اپنے گھر میں مزے سے ہوگی اور میں یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ کبھی کبھی میں مایوس ہو جاتی تو رات کو اٹھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سوچے مجھے پاگل کر دیں گی اور میں کسی دن مر جاؤں گی، مگر ایک دن وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اس دن ہم ابا کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ گھر آئے تو سامنے صحن میں نازیہ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے جو ہی دیکھا تڑپ کر آگے بڑھی اور مجھے گلے سے لگا لیا، روتے روتے کہنے لگی ارم مجھے تو لگا تھا کہ تم اب مر چکی ہوگی اور میں تمہیں اب کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اس نے میری کمر پر ایک زوردار چٹکی کاٹی اور میں درد کے باوجود ہنس دی۔ میں کیوں مرنے لگی؟ میں تو ہٹی کٹی ہوں، نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میری ساری ٹینشن بھاگ گئی۔ بدتمیز کہیں گی، تم میری شادی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے مجھے ایک مکہ مار کر کہا۔ صحن میں بیٹھے سب لوگ ہمارا یہ انداز دیکھ رہے تھے، سب ہماری دوستی سے اچھی طرح واقف تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ نازیہ کا یہ اپنائیت بھرا انداز مجھے بہت خوشی دے رہا تھا۔ اب تک میں اس کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے بھی مجھے ایسے بھینج رکھا تھا جیسے کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جس دن تمہاری شادی تھی اس دن میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے خود سے الگ کیا اور ابو کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے انکل؟ وہ مجھے چھوڑ کر ابو کی طرف بڑھی اور ان کا ہاتھ بڑی نرمی سے پکڑ لیا۔ وہ ابو سے حادثے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس دوران امی نے مجھے اشارے سے اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور باورچی خانے میں لے جا کر کہا نازیہ تو اور بھی امیر اور خوبصورت ہوگی ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگ ان کو کیا کھلا پلا سکتے ہیں۔ امی کی شرمندگی دیکھی تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ گھر میں واقعی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب میں نازیہ کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ اسی وقت میرا چھوٹا بھائی کھانے پینے کے سامان سے لدا باورچی خانے میں آیا۔ امی نے یہ سب دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ پائی، ارے شوکت تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو تم اتنا کچھ اٹھا کر لے آئے؟ یہ سن کر میرا بھائی ہنس دیا۔ میری اتنی اوقات کہاں کہ میں یہ سب کچھ لے آؤں؟ یہ تو مجھے نازیہ باجی نے کہا کہ میری گاڑی میں سامان پڑا ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ نازیہ سچ میں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں نے ساری چیزیں ٹرے میں سجائیں اور باہر لے آئی، اور جہاں نازیہ ابو سے باتیں کر رہی تھی، چائے پینے کے دوران نازیہ امی سے باتیں کرنے لگی۔ امی کے وہی رونے تھی کہ شوہر معذور ہو گیا، بیٹی نکمی ہے اور جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے
अच्छे रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो रही है। ये सुनकर नाजिया ने मेरी तरफ देखा। आंटी अब मैं आ गई हूँ और आपके सारे मसले हल कर दूंगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी। क्यों, तेरे पास जादू का चिराग है क्या? मेरे हंसने पर उसने मुझे सबसे नजर बचाकर आंख मारी। मैं गड़बड़ाई। कमीनी, शादी के बाद तू बहुत बदतमीज हो गई थी। नाजिया कहने लगी, आंटी आप इरम की शादी की फिक्र न करें, इसे तो आप मेरी जिम्मेदारी समझ लें। ये सुनकर अम्मी उसे दुआएं देने लगी। उस दिन नाजिया रात तक हमारे घर ठहरी रही। जाते जाते मेरे गले लगी तो मेरे कान में कहने लगी, तुम अब जल्दी किसी की दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर लो। ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने उसे जोर का धक्का दिया। वो मुझे चिढ़ाते हुए चली गई। नाजिया के आने से मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि नाजिया वाकई मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके लाएगी। मैं तो यह सोच कर खुश हो रही थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी जिंदगी में वापस आ गई थी। अब मैं कम से कम अपनी बातें तो उसके साथ शेयर कर पाऊंगी। लेकिन नाजिया तो सच में दूसरे दिन ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई और मैं उस वक्त हैरान रह गई जब मेरे वालिदैन और भाइयों ने लड़के से मिलते यहाँ कह दी। सबको नाजिया पर एतबार था, खैर एतबार तो मुझे भी था, इसलिए मैंने लड़का देखने की जिद नहीं की और सब कुछ नाजिया पर छोड़ दिया। सारे इंतजाम नाजिया ही कर रही थी। उसने पहले ही दिन हमें बताया कि लड़का चूंकि बहुत अमीर घर का है, इसलिए वो अंकल का मुकम्मल इलाज करवाना चाहता है। और यही नहीं बल्कि वो तुम्हारे तीनों भाइयों को भी काम देगा और उसके पीछे उसका कोई लालच नहीं है। वो ये सब अपनी खुशी से कर रहा है। ये सुनकर हमारे दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई और यूं मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। निकाह होने के बाद नाजिया मुझे एक कमरे में ले आई और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा, इरम, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे घर वालों के लिए जो कुछ किया है वो दामाद होने के नाते उसका फर्ज था। बहू होने के नाते तुम पर भी एक जिम्मेदारी है जो तुमने शादी के बाद निभानी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। वो क्या? तुम्हारे शौहर की बस एक ही शर्त है, तुमने ससुराल जाकर 1 साल तक एक कमरे में बंद रहना है और तुम्हारा शौहर जब तुम्हारे पास आएगा तुम लाइट बंद कर दोगी और उसकी शक्ल नहीं देखोगी। ये सुनकर मैं अक्का बक्का रह गई। कैसी शर्त थी, मगर अब निकाह हो चुका था। अब अगर मैं इनकार कर देती तो मेरी बदनामी हो जाती और वैसे भी मुझे अपनी दोस्त नाजिया पर एतबार था। मैंने अपने शौहर की ये शर्त मान ली क्योंकि उसने भी तो मेरे घर वालों के लिए इतना कुछ किया था। मगर हैरानी मुझे इस बात पर हो रही थी कि मेरे शौहर ने ये शर्त क्यों रखी थी, इसके पीछे क्या वजह थी। यही सोचते सोचते मैं ससुराल आ गई। मैं घूंघट में थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मेरा घर कैसा था। मेरा घूंघट कमरे में आकर हटाया गया था। शादी की पहली रात जब मेरे शौहर ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने शर्त के मुताबिक लाइट बंद कर दी। हम आधी रात तक अंधेरे में बातें करते रहे। उस दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ, शायद मेरा शौहर मुझसे उम्र में बड़ा था या फिर बहुत बदसूरत था। तभी तो वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। मगर सही तो ये था कि मेरा शौहर बहुत अच्छा और नरम मिजाज था। दिन गुजरने के साथ साथ मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। मैंने सोचा कि अगर वो बूढ़ा या बदसूरत भी हुआ तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मेरा शौहर एक रात कमरे में सोता था जबकि दूसरी रात वो अलग कमरे में सोता था। वो बहुत कम गो था, इसलिए ये सारे राज रहे और मैं उससे कुछ ना पूछ सकी। मगर दिन गुजरने के साथ ये ख्वाहिश शिद्दत पकड़ने लगी कि मैं अपने शौहर का चेहरा देखूं। ससुराल आने के कई महीनों तक मैं इस शर्त पर कायम रही, मगर एक रात मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं इस कैद से तंग आ चुकी थी। कितने दिनों से मैं अपने वालिदैन से नहीं मिली थी, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इसलिए जब एक रात मेरा शौहर मेरे पास आया और उसने आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया, उसी वक्त मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी और अपने शौहर की तरफ देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो खुद मेरी दोस्त नाजिया का शौहर था। उसने अपने शौहर की तस्वीर दिखाई थी। मैं अपने लिए ऐसा दूल्हा चाहती थी, मैं उसकी शक्ल कैसे भूल सकती थी। मगर मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की थी कि नाजिया का शौहर मेरा भी शौहर बन जाए। नाजिया के शौहर को इतना पास देकर मैं घबरा गई और मैंने उसे धक्का दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ये घर बहुत बड़ा था। मैं हर कमरे में झांकने लगी, तभी कमरे में मुझे नाजिया दिखाई दी। कमीनी कहेगी, मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझी,
और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उस पर चढ़ दौड़ी और उसका मुंह नोच लिया। उसी वक्त नाजिया का शोर मेरे पीछे आ गया और उसने मुझे पकड़कर नाजिया से दूर कर दिया। मैंने उसके हाथों पर दांतों से काट दिया। मुझे जाने दो, मुझे तुम जैसे प्राणियों के साथ नहीं रहना। ये सुनकर नाजिया ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरा सर दीवार से जा लगा। मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और नाजिया मेरे सामने बैठी थी। डैन, मुझे बता तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी दोस्त थी, फिर मेरी दुश्मन कैसे बन गई? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो इरम, मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया था। शादी के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और अपने शौहर को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये प्लान बना लिया। मैंने सोचा कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो मैं तुमसे वो बच्चा ले लूंगी और अपने शौहर से कहूंगी कि तुम्हें तलाक देकर घर भेज दे, मगर तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये कहकर वो रोने लगी और कहा, शायद मेरे नसीब में औलाद ही नहीं और ये दुख मेरी जान लेकर जाएगा। ये कहकर उसने मुझे आजाद कर दिया और फिर मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। ये देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। उसने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, मगर यह भी तो सच था कि उससे मेरे घर वालों को भी फायदा हुआ था। मेरी जिंदगी उजड़ गई तो क्या हुआ, आज मेरे घर वाले ऐश कर रहे थे। उसने दोस्ती के नाम पर मुझे बर्बाद कर दिया, मगर मैं ऐसी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती की खातिर तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, लेकिन जिस दिन बच्चा हुआ मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। ये सुनकर वो खुश हो गई और फिर मैंने ऐसे ही किया। बच्चा उसके हवाले करके मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर ली और नाजिया को माफ कर दिया। अब मैं दूसरी शादी करने के बाद अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हूँ।